सीएससी का रिजल्ट आता है और स्क्रीन पे एक रैंक लिख करके आती है 8092। सो बहुत सारे लोग इसके बाद गिव अप कर देते हैं। जब ये 8092 रैंक आई उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? तो अब ब्लेम गेम से चलते रहेंगे, लेकिन जो भी पेपर मेरा अच्छा नहीं गया उस टाइम। अब मेरे लीस्ट मार्क्स थे 49 एंड हाईएस्ट मेरे 60 60 60 हाईएस्ट 60 थे। तो कभी इस बात का रिग्रेट होता है अनुज की प्रिपरेशन थोड़ा सा पहले स्टार्ट करता तो गेट में भी रैंक अच्छी आ जाती। रैंक आती है पीजीडब्ल्यू की AIR 1। सो उस टाइम क्या फील हो रहा था, दिमाग में क्या लग रहा था, क्या किया पीजी के लिए एक्स्ट्रा? कैट के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए तो उससे हेल्प मिली थी आपको पीजी में एप्टीट्यूड वरुण शर्मा एंड आर अग्रवाल, पर में? मैंने सोचा कैट या पीवाईक्यू मोर देन इनफ। ओके, सो अगर कोई टॉपिक एप्टीट्यूड में है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसकी आप अगर बताते हैं तो बच्चों को काफी हेल्प मिल जाएगी जो आगे आने वाला है। दिमाग पे एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि यार मैंने तो कंपनी भी छोड़ दी है, अगर नहीं होता है तो फिर क्या करूंगा वापस? गेट के टाइम पे जब मैं मॉक पे था तो एनालिसिस के लिए टाइम नहीं मिलता था मेरे को, क्योंकि कोई भी गलत गलत फैसला नहीं लेना डिप्रेशन में आके। फील क्या हो रहा था कि क्या इस रिजल्ट को ध्यान में रखा जाए या जस्ट इसके आगे बढ़ा जाए? क्योंकि मैं उस मेंटल स्टेट को समझना चाहता हूँ अभी। मैंने जब पोस्ट देखी मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, इतनी अच्छी कमबैक स्टोरी आपने राइट करी है अपने लिए। सो क्या फील हो रहा था उस टाइम पे? पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, टीचर्स का क्या रिएक्शन था? आ गया कि 8092 है, इस बार तो फेल हुआ था वापस से फेल हो सकता है, राइट? होता है ना बैक ऑफ द माइंड में कि एक जगह बहुत खराब रैंक आ चुकी है ऑलरेडी। डेली मिस्टेक कितनी हो रही है एंड कॉन्सेप्चुअल गैप कहाँ पे है, तो उसे अगर पता नहीं करोगे तो मुश्किल ही हो जाएगा बहुत। प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉन्सिक्वेंस के लिए रेडी भी रहो कि हर बार फ्रूटफुल नहीं रहेगा। फोटो ही देखिए। फिर से रैंक लिख करके आती है AIR 1। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रैंकर्स पॉडकास्ट सीरीज। आज हमारे साथ है अनुज शर्मा और आज का पॉडकास्ट एक पावरफुल कमबैक जर्नी को कवर करने वाला है। सो गेट सीएससी का रिजल्ट आता है और स्क्रीन पे एक रैंक लिख करके आती है 8092। सो बहुत सारे लोग इसके बाद गिव अप कर देते हैं, खुद पे डाउट करने लगते हैं कि क्या मुझसे हो भी पाएगा या क्या मैं सही कर रहा था। अपनी प्रिपरेशन जर्नी पे एक क्वेश्चन उठने लगता है। लेकिन अनुज ने डिसाइड किया अभी फाइट करनी बाकी है, अभी भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। फेलियर आए, कॉन्फिडेंस टूटा, लेकिन कंसिस्टेंसी उन्होंने अपनी नहीं रोकी और फिर PGEE का रिजल्ट आता है और फिर से रैंक लिख करके आती है AIR 1। 8092 से लेकर के AIR 1 तक आने की जर्नी, उनके माइंडसेट क्या था उस टाइम पे, क्या डिसिप्लिन उन्होंने मेंटेन करी, क्या स्ट्रेटजी थी, कंसिस्टेंसी, और ये पूरा कमबैक कैसे हुआ, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जो फॉलो की अनुज ने, वो हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम अनुज, वेलकम टू द पॉडकास्ट। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ जिनको नहीं पता आपके बारे में। So hello everyone, myself Anuj Sharma and I am from Faridabad, Haryana. So I am a 2025 graduate, and I did my graduation from JC Bose University of Science and Technology, Faridabad. I appeared for GATE in 2026. It was my first attempt, and I secured rank of 8092, and in PGEE I secured AIR 1. सो अनुज, ड्रॉप लिया था तो ड्रॉप के साथ प्रिपरेशन करना कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट कर सकता है? और जब भी 8092 रैंक आई उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? तो ड्रॉप मेरा प्लान वैसे था नहीं शुरुआत में कि मैं गेट दूँ। मैं तो जॉब कर रहा था। मैं सोचा जॉब के बाद मैं फुल टाइम अपना कर लूँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जॉब में मेरी ग्रोथ मेरे को नज़र नहीं आ रही फ्यूचर में। हम्म, मेरी माई सेल्फ मतलब प्रोफेशनल ग्रोथ जो होती है, तो हम्म, मैंने सोचा कि आगे कैट की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अब्रॉड जाके कुछ MS वगैरह करते हैं। हम्म, और अब्रॉड का मैंने कैंसिल किया क्योंकि हालात ही अभी काफ़ी बुरे हैं। यस। तो फिर मैंने गेट का सोचा एंड देन सितंबर 2025 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। ओके, सितंबर एंड 20। जी, और मेरी प्रिपरेशन मिड जनवरी तक चली। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने मतलब करना था मेरे को, जो कि हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। एंड मैंने अपने मॉक टेस्ट दिए, जिसमें मैंने 50 to 60 की रेंज में मैं स्कोर करता था। एंड और मैंने जिस दिन गेट दिया उस दिन हेल्थ भी मेरी कुछ खास सही नहीं थी। तो अब ब्लेम गेम्स से चलते रहेंगे, लेकिन जो भी पेपर मेरा अच्छा नहीं गया उस टाइम। अब मेरे को पता चल गया था कि पेपर अच्छा नहीं गया, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आगे की अपॉर्चुनिटीज और देखते हैं। तो मैंने फिर आगे की अपॉर्चुनिटी में PGEE फिल किया था एक, और ISI कोलकाता फिल किया था, एंड बिट्स एचडी मैंने जिस दिन रिजल्ट आया था गेट का उस दिन फिल किया था। तो जिस ओके, दिन रिजल्ट आया था उस दिन मेरे को मतलब इतना कोई खास बुरा लगा नहीं था, क्योंकि पता था कि पेपर अच्छा नहीं गया है तो रैंक भी अच्छी नहीं आएगी। तो मैंने अपना फोकस हिलाया नहीं और PGEE की फुल प्रिपरेशन करी। ओके। सितंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट करा, दैट मीन्स 4 5 6 महीने प्रिपेयर किया, राइट? हाँ, यस। सो कहीं से कोचिंग ली थी या सेल्फ कर रहे थे, रिसोर्स को ही फॉलो कर रहे थे, यूट्यूब से कर रहे थे? कोचिंग मैंने लेक्चर्स लिए थे, गो क्लासेस लेक्चर्स थे, ओके, एंड टेस्ट सीरीज भी उन्हीं की थी, तो वहाँ ओके। से किया था मैंने प्रिपेयर। सो स्टार्टिंग में जब आपने ज्वाइन करा कोचिंग, राइट,
सो आपके दिमाग पे तो प्रेशर रहा होगा कि बहुत सारे बच्चे कवर करके आ चुके हैं अभी सितंबर में, तो उनका कोर्स भी पूरा हो गया होगा, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो वहां से अपनी हम्म। प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया, क्या दिमाग में चल रहा था कि 2 सब्जेक्ट्स लेके करना है, 3 करना है, कैसे मेंटेन किया? तो मैंने अपने ध्यान में ये रखा कि जब मैं जेई की प्रिपरेशन करता था तब मैं क्या गलतियां करता था। हम्म। तो तब मेरा ऐसा था कि मैं पढ़ तो लेता था लेकिन रिवीजन मेरी ढंग से नहीं होती थी जेई के टाइम पे। तो मैंने उसको ध्यान में लेते हुए ये ज़रूर मेक श्योर किया कि मैं रिवीजन साथ के साथ करूँगा। लाइक मैंने टॉपिक टॉपिक अगर कंप्लीट किया है आज, तो हर 3 दिन बाद मैं उसको रिवाइज ज़रूर करता था। तो जिससे मेरे को बाद में रिवीजन के टाइम इतनी प्रॉब्लम नहीं कि मुझे वापस लेक्चर देखना पड़े। ओके। सो आपको सब्जेक्ट्स की पहले से अंडरस्टैंडिंग थी या बिल्कुल सब कुछ शुरू करना था आपको सितंबर से जब आपने स्टार्ट करा था? अ, कुछ की अंडरस्टैंडिंग थी जैसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, एंड कुछ की नहीं थी। आर्किटेक्चर और कंप्यूटर नेटवर्क्स जैसे चैप्टर हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और मैथ्स मेरी बिल्कुल वीक हो चुकी थी जेई के बाद से। तो मैथ्स की प्रिपरेशन मतलब इजी थी पर कर ली, मतलब वो भी करनी पड़ी मेरे को। ओके। सो मॉक्स लगाने का टाइम मिला था आपको लास्ट तक? मॉक्स मैंने फ्री वाले जो AIMTs थे गो क्लासेस की तरफ से वही लगाए मैंने। बाकी जो टेस्ट सीरीज अलग से थी उसमें से मैंने बस 2 मॉक्स दिए थे। ओके, AIMTs लगाए थे बस, राइट? सो उसमें कितने मार्क्स आते थे अनुज? AIMTs में मतलब मैंने आई गेस 8 9 9 दिए थे। ओके। तो 9 पेपर में मेरे लीस्ट मार्क्स थे 49 एंड हाईएस्ट मेरे 60 60 60। हाईएस्ट 60 थे। 66? नो 66 नहीं 60 ओनली। ओके ओके। सो 6 महीने में प्रिपेयर करके आप 60 मार्क्स ला रहे थे ओके ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में, दैट्स गुड इनफ। ओके। सो कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करा था अनुज? क्या कोई स्ट्रेटेजी थी कि हाई वेटेज सब्जेक्ट को सबसे पहले कंप्लीट करना है, या कुछ था, या रैंडम पढ़ना स्टार्ट किया कि ये सब्जेक्ट पिक करता हूँ, ये सब्जेक्ट पिक करता हूँ? मैंने हर जो भी सब्जेक्ट था उसका प्रीरिक्विजिट देखा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या प्रीरिक्विजिट चाहिए। हम्म। तो सी प्रोग्रामिंग तो कोई प्रीरिक्विजिट था नहीं उसका, तो मैंने सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम जो मेरे पहले से स्ट्रॉन्ग थे वो करे थे। एंड देन आई स्टार्टेड विद कंप्यूटर नेटवर्क्स OS, एंड इन द एंड आई डिसाइडेड विद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देन TOC एंड देन कंपाइलेड तो इन द कोई एंड। सब्जेक्ट छूटा भी था उसमें, या सारे कवर कर लिए थे? कवर तो सारे कर लिए थे। कोई छूटा था क्या? नहीं, छूटा कोई नहीं था। ओके। मतलब एकदम एंड में जाके कवर हुआ था कि पेपर जैसे आज है तो 5 दिन पहले। तो कभी इस बात का रिग्रेट होता है अनुज की प्रिपरेशन थोड़ा सा पहले स्टार्ट करता तो गेट में भी रैंक अच्छी आ जाती? अब ये तो मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो ग्रेड का तो कुछ पता नहीं मेरे को। तो अगर दूसरा अटेम्प्ट होता तब शायद हो सकता था। ओके ओके अनुज। सो जब रैंक आती है PGEE की AIR 1, सो उस टाइम क्या फील हो रहा था, दिमाग में क्या लग रहा था? ऐसा ऐसा क्या लग रहा था अच्छा कि मैं कैसे पूछूं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा था 80922 AIR 1? क्योंकि मैंने जब पोस्ट देखी मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, इतनी अच्छी कमबैक स्टोरी आपने राइट करी है अपने लिए। सो क्या फील हो रहा था उस टाइम पे, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, टीचर्स का क्या रिएक्शन था, वो सब सब जानना है मुझे भी। पहले तो मैंने अपना लॉग इन किया था। लॉग इन करते ही मतलब यही आया था कि आपको सीट मिल गई है, यह बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ सीट। तो यस। मैंने तभी अपने पेरेंट्स को बुलाया कि सीट मिल गई है। तो अब ये मतलब एक चीज़ तो पक्की हो चुकी है। ओके, देन दे आस्क्ड मी व्हाट्स द रैंक। तो इवन आई डिडंट नो दैट आई एम AI1। तो मैंने अच्छा। क्लिक ऑन दैट। तो मैंने देखा AI1। तो एक्सपेक्ट कोई नहीं करता है AI1। तब या तो यस। तुम यही कर लोगे कि अच्छा गया है पेपर तो अच्छी रैंक आ जाएगी, लेकिन AI1 कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन और ना ही मेरे पेरेंट्स हैं, तो सब चौंके चौंके पड़े थे। तो यही था। ओके ओके। सो अनुज, इसके लिए कोई अलग से प्रिपेयर किया था कुछ भी, या वही अपना गेट के सिलेबस को साफ करते गए और मॉक टेस्ट वगैरह एक्स्ट्रा लगाए? क्या किया PG के लिए एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं था। मैंने शॉर्ट नोट बना रखे थे पहले से गेट के टाइम वाले। अच्छा। हम्म। वही रिवाइज करता गया मैं। और मॉक्स जब देता था उससे पहले मैं सुबह सुबह 3 घंटे रिवीजन ही करता था, एप्टीट्यूड ओके की एंड गेट सब्जेक्ट की। ओके। सो लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे, गेट लेवल के थे, या थोड़ा हार्ड, या थोड़ा सा लो मान सकते हैं? मेजोरिटी ओपिनियन तो यही रहता था कि PGEE में गेट के 1 मार्क क्वेश्चन इनफ है सब्जेक्ट के लिए। ओके। मुश्किल भी आ सकते हैं पर 1 मार्क इनफ होता है। 2 मार्क भी कर सकते हो अगर टाइम है तो। लेकिन एप्टीट्यूड थोड़ा मुश्किल आता है।
जो ओपिनियन रेडिट वगैरह पे मैंने देखा था। सो एप्टीट्यूड की मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। कैट के पीवाई क्यूज मेरे को लगा कि इनफ होंगे, तो मैंने वही करे थे। सो वो पैटर्न बाकी पकड़ा था। कैसा? कैट के क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए तो उससे हेल्प मिली थी आपको पीजी में, एप्टीट्यूड में? हाँ हाँ, उससे उससे क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ी स्ट्रांग हो गई थी कि कैसे सोचना है क्वेश्चन। एंड और कुछ मैंने देखे थे पोस्ट उधर, बुक भी रेकमेंड कर रहे थे कि अरुण शर्मा एंड आर एस अग्रवाल। पर ओके। मैंने सोचा कैट के पीवाई क्यूज मोर देन इनफ है। ओके, सो कोई टॉपिक्स अगर आप बताना चाहते हो एप्टीट्यूड के लिए, जो भी पीजी के लिए तैयार करने वाले हैं अगले साल, सो अगर कोई टॉपिक एप्टीट्यूड में है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसकी आप अगर बताते हैं तो बच्चों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी जो आगे आने वाला है। वो जैसे मैं कैट कैट पीवाई क्यूज कर रहा था, तो कुछ कंसेप्ट जो थे वो एलिगेशन एंड मिक्सचर के जो कंसेप्ट थे वो अलग अलग टॉपिक्स में भी यूज होते थे। तो वो यस। काफ़ी हेल्प था। एंड परसेंटेज अच्छे से करना चाहिए, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। And, ओके। और हाँ, जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें कैसे पैसेज को पढ़ना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चन, मोर देन 8 आई गेस, मोर देन 8 क्वेश्चन, एट मोस्ट 8 क्वेश्चन तो पैसे से रिलेटेड ही थे इस ओके, बार। सो टोटल कितने क्वेश्चंस होते थे एप्टीट्यूड सेक्शन के और टेक्निकल सेक्शन को मिला करके, ओवरऑल कितने क्वेश्चंस होते थे? ओवरऑल 90 क्वेश्चन होते हैं पीजीडब्ल्यू ओके। ओके। में। एप्टीट्यूड में 40 एंड टेक्निकल सेक्शन में 50। ओके, सो इस बार कट ऑफ गई थी अप्रोक्सीमेटली 50, राइट? 52 पॉइंट, 52 पॉइंट समथिंग। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि पीजीडब्ल्यू में वो सारे सब्जेक्ट्स टेक्निकल के कवर किए जाते हैं जो गेट सीएससी में होते हैं, या कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो छोड़े जाते हैं, लाइक उस सिलेबस में नहीं है पीजीडब्ल्यू के? हाँ तो हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो नहीं है, जैसे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये सिलेबस में नहीं है, मेजोरिटी इसका सिलेबस में नहीं है। ओके। पर इसका कुछ कुछ पार्ट हैं जो आ जाते हैं, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आ जाता है इसमें। वो अच्छा। था उसमें सिलेबस में। एंड ओके। टीओसी बिल्कुल नहीं था, एंड कंपाइलर डिजाइन भी नहीं था। ओके, मतलब दो तीन सब्जेक्ट छूट जाते हैं, बाकी सारे रहते हैं, यस। राइट? सो इस बार कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा लगा आपको टेक्निकल में? टेक्निकल में मुझे एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर और सी प्रोग्रामिंग इसके ज़्यादा लगे मुझे। बाकी थ्योरी थ्योरी वेटेज ज़्यादा थी। थ्योरी जिसको पता है उसको काफ़ी हेल्प हो सकती है। इस साल तो यही लगा मुझे। ओके, सो अनुज, ड्रॉप लेके प्रिपेयर करना, लाइक आपने आपने बताया अभी कि आपने कंपनी ड्रॉप करी थी सितंबर 25 में, राइट? मैंने अगस्त में करी थी। अगस्त में, पूरा अगस्त मैंने जॉब सर्च करी थी, देन सितंबर में मैंने पूरा मन बना लिया। तो जब आपने जॉब छोड़ी तो क्या फैमिली का सपोर्ट था उस टाइम पे, या आपने खुद से उनको मनाया कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज में मिल सकती है अगर मैं कॉलेज पाता हूँ एमटेक के लिए? और साथ हम्म। साथ ये बताना मुझे कि क्या दिमाग पे एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि यार मैंने तो कंपनी भी छोड़ दी है, अगर नहीं होता है तो फिर क्या करूंगा, वापस से ज्वाइन करना पड़ेगा इसी जगह पे आकर के? हम्म। सो उस टाइम खुद को कैसे मैनेज किया? तो फैमिली का तो फुल सपोर्ट था। ओके। एंड जैसे आप कह रहे हो कि प्रेशर रहता है, हाँ डेफिनेटली प्रेशर तो रहता है कि अगर नहीं हुआ तो एक साल बर्बाद होगा, तो यस। फिर से जॉब सर्च करनी पड़ेगी। तो वो तो रहता ही है। पर हाँ, अगर माइंडफुलनेस अच्छी बनी है तो कोई दिक्कत नहीं होती लॉन्ग टर्म ओके। में। ओके, मैं पूछ रहा हूँ अगर हैदराबाद में नहीं होता, लाइक पीजीडब्ल्यू में हैदराबाद में नहीं होता, सो इसके हम्म। अलावा और कौन से बैकअप ऑप्शंस थे आपके पास जिसमें आपने फॉर्म फिलअप कर रखे थे? तो एक मैंने फॉर्म फिल कर रखा था आईएसआई कोलकाता, इंडियन हम्म। स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। एंड यस। दूसरा मेरा था बिट्स एचटी, हाई ओके। डिग्री प्रोग्राम। ओके, सो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर रहे थे, कैसे प्रिपेयर कर रहे थे? बैकअप्स के लिए भी साथ साथ चल रहा था, या आईएसआई पीजी के बाद डिसाइड किया कि अब आईएसआई का करूंगा, पीजी का रिजल्ट आ जाने दो तब? आईएसआई कोलकाता का तो पैटर्न ही अलग है, मतलब यस। उसमें मैथ्स हैवी आता है। तो मैथ्स के लिए काफ़ी अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा, और प्रूफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। वो ऑल्दो इस बार आए नहीं प्रूफ, पर जो मैंने सैम्पल पेपर्स देखे थे उसमें प्रूफ वगैरह दे रखे थे कि प्रूफ दिस एंड प्रूफ दैट। यस, प्रूफ बेस्ड तो क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, तो मैंने उसके कुछ प्रूफ भी करे थे कि ये वाला प्रूफ कैसे है। मतलब बहुत सारे थे, तो उसकी मैंने प्रैक्टिस कर ली थी, पीजी डबल के बाद ही करी थी। एंड एंड बिट्स की मैं अभी कर रहा हूँ प्रिपरेशन। ओके। ओके, सो अनुज, आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए कोई ऐसी चीज आप बताएं जो आपने गलती करी हो प्रिपरेशन के टाइम पे और उनको सजेस्ट करना चाहते हो कि ये गलती नहीं करना, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक्स हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा मैं लैग करा। सो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स आपने करी थी और उसको कैसे आने वाले एस्पिरेंट्स संभालें?
अब जैसे गेट के टाइम पे जब मैं मॉक देता था तो एनालिसिस के लिए टाइम नहीं मिलता था मेरे को, क्योंकि हाँ। सिलेबस कंप्लीटेड नहीं था एंड एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है। तो एनालिसिस के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो एनालिसिस अगर नहीं करी तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुमने गलती कहाँ करी, हम्म। सिली मिस्टेक कितनी हो रही है एंड कॉन्सेप्चुअल गैप कहाँ पे है। तो उससे अगर पता नहीं करोगे तो मुश्किल ही हो जाएगा बहुत। यस। तो मैंने ये गलती पीजीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल नहीं करी। मैंने पूरी एक नोटबुक बना के रखी कि हम्म। अगर मैंने मॉक दिया है तो कौन से गलत हुए एंड कहाँ कहाँ कंसेप्चुअल गैप आया, हम्म। कौन कौन से अटेम्प्ट नहीं किया और क्यों नहीं अटेम्प्ट किए, क्या रीज़न था। ये पूरा मैंने एक नोटबुक बनाई, उसमें पूरा लिखा एंड देन आई वर्क देन ओके, टेस्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, राइट? इट। ओके। सो अनुज, काफी सारे बच्चे हैं जो इस बार गेट नहीं निकला जिनका, या थोड़ी सी भी रैंक ऊपर नीचे हो गई। सो वो अपने आप को एक डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, जैसे आपने रैंक लेकर के आई पीजी में। सो क्या उनको सजेशन देना चाहोगे जो अभी बिल्कुल दब करके बैठे हुए हैं और उनको लग रहा है उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है? सो उनके लिए क्या एक मोटिवेशन ऐसा है जो आपके अंदर था जब आपकी रैंक नहीं आई और आप उठ करके एआईआर बनाते हैं अगले स्टेजेस में जस्ट? सो उनके लिए क्या मोटिवेटेड पॉइंट है और क्या बोलना चाहोगे उन सबको? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आ, मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो फ्रूट मिल ही जाएगा। एंड डिप्रेशन से डिप्रेशन से हाँ हानि हमारी ही है। तो वो तो कभी नहीं करना, कोई भी गलत गलत फैसला नहीं लेना डिप्रेशन में आके। तो यस। वही है, अपना योगा वोगा करना चाहिए इस चीज़ के लिए, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। योगा या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिससे माइंड डाइवर्ट हो जाए। सो आप, नहीं, जब आपका गेट रिजल्ट आता है, ठीक है, सो आपकी रैंक हम्म, नहीं आती है, फिर उस टाइम हम्म। पे आपको जस्ट फील क्या हो रहा था कि क्या इस रिजल्ट को ध्यान में रखा जाए या जस्ट इसके आगे बढ़ा जाए? क्योंकि मैं उस मेंटल स्टेट को समझना चाहता हूँ अभी, कि आपने पीछे वाले रिजल्ट को ध्यान में रखा या आपने सोचा चलो जो हो गया वो हो गया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को वापस स्टार्ट करता हूँ पीजी के लिए। आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था? कुछ टाइम तो रहा कि अच्छा नहीं गया रिजल्ट, अब क्या करा हाँ। जाए। कुछ दिन यस। का मैंने अपने आप को टाइम दिया, एक हफ्ता पूरा टाइम लिया मैंने, बाहर गया, यस। दोस्तों से मिला, पूरा अपना माइंड को वापस बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए। तो हम्म। जब वापस मैं घर पे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैंने पूरा सोच लिया इस बार एक भी मिस्टेक नहीं करनी, ऐसे ही कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी, कोई भी हम्म। अच्छे से तैयारी करनी। यस। सो उसके बाद क्या रूटीन होता था तुम्हारा? क्या रूटीन ऐसा होता था जो गेट में नहीं फॉलो कर रहे थे और ब्रेक लेने के बाद से वापस से स्टार्ट किया अनुज ने और अच्छी रैंक आई? सो क्या रूटीन था उसके गेट, बाद? आई थिंक ड्यूरिंग गेट मेरे को बर्नआउट फील होता था, क्योंकि मैं सिलेबस ही कवर करते जा रहा हूँ। हम्म। मतलब नेवर एंडिंग सिलेबस लगता था मेरे को, कि एंड भी नहीं हो रहा है। यस। कि उसके उसकी वजह से मैं अपने शॉर्ट नोट्स पे भी ध्यान नहीं दे पाता था, कभी कभी मिस हम्म। हो जाते थे। हम्म। एंड फिर उसके बाद मॉक टेस्ट में भी मॉक टेस्ट को भी एनालाइज नहीं कर पाता था, तो एंड रिजल्ट बहुत गंदा आया। अब यस। पीजीडब्ल्यू के लिए शेड्यूल तो मेरा सेम ही था कि हम्म। इस टाइम पे पढ़ना है एंड इस टाइम पे रेस्ट लेना है। हम्म। पर इस बार मेरा सिलेबस कंप्लीट था, ये एक मैं कहूँगा कि अ, अच्छा रहा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो शेड्यूल तो मेरा यही था कि 9 से 12 हम्म। पढ़ना है एंड देन रेस्ट लेना है, देन ओके। 2 to 5, देन रेस्ट लेना है, देन लास्ट सिटिंग में टिल 11 11:30, देन ओके। गो टू बेड। ओके। सो इस ड्यूरेशन में 9 to 12, 2 to 5, 10, 11, सो इसमें आपका कौन सा टाइम होता था जब आप पढ़ते थे, कौन सा टाइम होता था जब आप रिवाइज करते थे, और कौन सा टाइम होता था जब आप मॉक देते थे? और क्या इस रिवीजन का, पैटर्न में आपने मॉक एनालिसिस किया था, जैसा आपने बताया कि आपने मिस्टेक करी थी गेट के टाइम तक? तो हम्म। पीजीडब्ल्यू का बताता हूँ। जैसे एग्जाम टाइम 2 to 5 होता है, हाँ। तो मैंने उसी हिसाब से रखा कि, और 9 to 12 जो था टाइम, जिस दिन पेपर देना है मेरे को, तो 9 to 12 हम्म। रिवीजन रहता था पूरा। हम्म। एंड बाकी दिन पेपर के बाद रात का जो टाइम है, तो उस टाइम हम्म। में एनालिसिस होती थी एंड क्वेश्चन भी सॉल्व करता था कि ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है तो इसको रिसॉल्व करके देखते हैं। ये तो ओके। पेपर वाले दिन का होगा एंड बाकी दिन अ, मैं रिवीजन ही कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन ही कर रहा हूँ शॉर्ट नोट्स की। एंड 2 to 5 में क्वेश्चन सॉल्व एंड रात को भी क्वेश्चन ही सॉल्व करता था। ओके। सो ज्यादा से ज्यादा टाइम टेस्ट को ही दे रहे थे, क्योंकि ये हम्म, मिस्टेक्स वापस कर चुके थे आप गेट में, सो आप रिपीट नहीं करना चाहते थे, राइट? सो हम्म। ये पूछना था मुझे कि गेट का जब रिजल्ट आया उसके कितने दिन बाद आपका पीजी एग्जाम था? तो गेट का एग्ज़ाम 8 फेब को था एंड यस। पीजीडब्ल्यू का एग्ज़ाम 2 ऑफ मई को था। तो रफली
फेब मार्च अप्रैल, तो रफली 3 मंथ्स कहूँगा मैं। थ्री फुल 3 क्लोज टू 3 मंथ। 3 मंथ। सो आपने उस टाइम पे जो सब्जेक्ट्स आपके वीक थे उस पे काम किए, मॉक टेस्ट लगाया, मॉक की एनालिसिस की। आपने प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज किया, राइट? हम्म। सो कभी दिमाग में अनुज नहीं आया कि बैक वाली जो फेलियर है वो दिमाग पे ऐसे नहीं असर कर रहा था कि आ गया कि 8092 है, इस बार तो फेल हुआ था, वापस से फेल हो सकता है? राइट, होता है ना बैक ऑफ द माइंड में कि एक जगह बहुत खराब रैंक आ चुकी है ऑलरेडी और यहाँ भी नहीं हम्म। हुआ, तो बैक ऑफ द माइंड में वो चीजें चलती हैं। तो क्या इन चीजों से कैसे आपने आपको ओवरकम किया? और आती तो जरूर नहीं होंगी, सो कैसे इस चीज से हम्म। निकले? तो इन माय ओपिनियन ये थॉट जब भी आती है जब आप रेस्टलेस हो। अगर आप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ले रहे तो ये थॉट आएंगी आएंगी। ओवर थिंकिंग मतलब एक क्या कॉन्सिक्वेंस है इस चीज़ का। तो रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं रेस्ट लेता था टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने बताया आपको अभी शेड्यूल, तो उसमें रेस्ट मैंने इंपॉर्टेंस दे रखी है रेस्ट को। तो ओके एक तो ये था, एंड कभी कभी, हर बार तो टाइम नहीं मिलता था, लेकिन योगा प्रैक्टिस कर देता था मैं। ओके ओके ओके। सो इस टाइम पे भी काफी ज्यादा फैमिली का सपोर्ट रहा होगा, राइट? हम्म। सो दोस्तों ने ये नहीं मना करा यार अनुज की ठीक है गेट में हाथ आजमा लिया, अभी वापस से कंपनी में आ जा और हम्म। स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार, कंपनी में काम करते हैं, फिर अब बाद में कर लियो गेट वगैरह जो करना होगा, पीजी में क्यों फॉर्म भर रहा है ये वो? सो क्या दोस्तों ने ऐसा हम्म। कुछ बोला था आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों का भी अच्छा खासा सपोर्ट था मेरे पास। ओके। सो आपका ग्रुप था जो आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, या आप अकेले कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता था? मैंने बता रखा था अपने दोस्तों को, पर मैं ही अकेला था जो प्रिपेयर कर रहा था। ओके, सो उनका भी सपोर्ट काफी था, राइट? हम्म। ओके ओके। सो अनुज, पीजी डबल ई में जब आप जाने वाले हैं, राइट, अभी तो सो वहाँ पे तो इंटर्न स्टार्ट हो गई होगी, राइट? क्योंकि मेरे टाइम पे मैंने सुना था कि पीजी डबल ई में एडमिशन लेते लेते ही बड़ी सारी कंपनीज निकल जाती है इंटर्नशिप के लिए। तो क्या उसके लिए अभी से कोडिंग वगैरह स्टार्ट करी है, या आप अब आने वाले और एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हैं अभी? हम्म। तो मैं अभी बिट की तैयारी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कोडिंग एंड अपना अपस्किल करूंगा। जो मेरा गैप रहा है सितंबर से लेकर अब तक, ओके उसको मैं अपस्किल करूंगा। ओके। सो आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहते हो अनुज, पीजी डबल ई की जो तैयारी कर रहे हैं या जो हैदराबाद जाने का सपना देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर, इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से, उनको क्या बोलना चाहोगे, क्या सलाह देना चाहोगे? अ, सलाह तो यही है कि मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो तो मतलब कॉन्सिक्वेंस के लिए रेडी भी रहो, कि हर बार फ्रूटफुल नहीं रहेगा। पर हाँ, कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंस के लिए रेडी रहो, एंड कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो रिजल्ट के बाद। योर स्टोरी सो इंस्पायरिंग, बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट देख के काफी कुछ सीखेंगे। और अनुज ये बताओ कि आपके सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से थे, और कौन से सब्जेक्ट में थोड़ा सा लग रहा था हाँ यार यहाँ पे थोड़ा सा लैक हो सकता है? और क्या ऐसा भी था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में थोड़ा सा लैक था, या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में तो तुमको लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि पीजी में नहीं आ रहा है ये सब्जेक्ट्स? ऐसा कुछ था क्या? मेरा सबसे वीक वीक जो पोर्शन था वो ओएस में पेजिंग वाला कंसेप्ट था, मल्टी लेवल पेज। यस। तो मैंने उसको लास्ट के 10 दिन में टाइम दिया, 2 दिन निकाल के दिया मैंने उसको लास्ट के 10 दिन में, कि इसको अच्छे से कर लेते हैं तो काफ़ी काम आएगा। तो मैंने वही करा, 2 दिन लगा के उसको अच्छे से समझा कि वर्क कैसे कर रहा है। तो उसमें मैंने टाइम दिया। और स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट मेरा कोई था नहीं वैसे। तो मैं सबको एक ही कैटेगरी में रखूँ। ये टॉपर्स स्ट्रेटजी है। सबको एक नजरिए से देखना। सो अनुज, आगे क्या डिसाइड किया है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाकर के? क्या एंजॉय करना है, फेस्ट वगैरह कुछ तो देखा होगा, कॉलेज वगैरह देखा, फोटो वगैरह? फोटो ही देखिए। ओके, फोटो ही सो देखी कब थी जाना अभी है? तो। कब जाना है, कब से ज्वाइन करना है? आई थिंक एंड ऑफ जुलाई। सो ऑल द अभी कोई वेरी डेट बेस्ट वैसे अनुज। फाइनलाइज नहीं है ऑफिशियल, बट थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। सो आशा करते हैं आप ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे और ऐसी ही कमबैक स्टोरीज लिखते रहेंगे। सो जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट देखा है वो डिमोटिवेट नहीं हो एक रिजल्ट को लेकर के। अनुज ने बताया कैसे उन्होंने अपने ओवर थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल किया, योगा, मेडिटेशन और प्रॉपर रेस्ट, राइट, ये सारी चीज पे अपने ध्यान देना है। और आप भी एक ना एक दिन सक्सेस होंगे, राइट? अनुज ने फेलियर नहीं किया, फेलियर किया बट जो वापसी करी वो बहुत दमदार थी, ठीक है? सो यहाँ भी नहीं होता तो बिट्स का फॉर्म भर रखा था, यहाँ भी नहीं होता तो एसआई का फॉर्म भर रखा था। हर एक अपॉर्चुनिटीज पे वो काम कर रहे थे और ऑलरेडी एक रिस्क ले चुके थे कंपनी छोड़ करके।
सो थैंक यू अनुज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।